नमस्कार, मैं आनंद मोहन प्रभात खबर परिसर पर राजधानी से तमाम अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली अग्रणी मोर्चा लेने वाली महिलाओं को का स्वागत है, जोहार है, अभिनंदन है। आज हम जब सामने लोकसभा का चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं के उन अधिकार की बात कर रहे हैं जो राजनीति से जुड़ी अधिकार हैं। तो उनके लिए कितनी बदली है राजनीति, कितनी भागीदारी बढ़ी है, इन सवालों को लेकर के हम एक परिचर्चा कर रहे हैं प्रभात खबर में। और जब आज 52 से आपकी यात्रा को देखते हैं, चुनावी यात्रा को, तो देखते हैं कि 22 से 78 की ये यात्रा आपने अपने दम पर हासिल की है, अपने संघर्षों से हासिल की है। ये आपको किसी ने दिया नहीं है। और ये अधिकार जाकर के आज इस मामले पर चर्चा होती है कि 33% का आपको अधिकार मिले लोकसभा के अंदर और एक चुनावी राजनीति के अंदर। तो आज आप 181 होते, एक बड़ी सफलता होती है, एक बड़ी लकीर आप खींच पाते। देश के अमृत काल में जब हम बैठे हैं तो एक सोचने वाली बात ये भी है कि आज देश के जो 543 सीटें हैं उसमें 48% सीटें ऐसी है 75 वर्षों के बाद जहां एक भी महिला प्रतिनिधि आज तक आई नहीं। और जिस संसदीय क्षेत्र में हम लोग बैठे हैं उसकी भी गिनती उस 48% सीटों में से हो सकती है, क्योंकि यहाँ से भी बड़ी नहीं लो जो चुनावी राजनीति की बात हम करते हैं। तो एक बड़ा लंबा संघर्ष आपको करना है, एक लंबे संघर्ष को, और हम एक ऐसे बिंदु पर पहुँचे सार्थक बहस हो, और उसके निमित्त आपको हम लोगों ने बुलाया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके विचारों का हम इस्तेमाल करते हैं। स्वागत है। हम लोग अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि हमने ऐसे जगह पे जहाँ पूरे विश्व में भारत ही एक गणराज्य गणतंत्र था, जहाँ पे पहले समय में वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को समान बराबरी का दर्जा दिया जाता था, जिसमें गार्गी और मैत्री का भी स्थान था कि जो कि पुरुष के समान बराबरी में अपना पक्ष वो रखती थी। और हम यहाँ जहाँ तक समझते हैं कि महिला सशक्तिकरण में 5 चीज़ों का बहुत ही महत्व होता है, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक का। अगर इसमें फ्रीडम दिया जाए तो सभी महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता है। उन्हें अपने अंदर से ही उनके अंदर होना चाहिए कि हमको कुछ करना है। वो उनको उस तरह से बचपन का संस्कार ही ऐसा होना चाहिए कि उस तरह का परिवेश हो ताकि उन्हें लगे कि कुछ करे। किसी को कोई अवेयरनेस लाता नहीं है, किसी को फोर्स नहीं किया जाता है, वो अपने अंदर से उनको निकलता है कि अगर महिला चाहे तो सब कुछ वो कर सकती है, लेकिन उसके अंदर वो सक्षम होना चाहिए, वो पावर होना चाहिए कि वो करना है उसे। वो अपना जो उसका पहचान है, डिग्निटी है, वो खुद ही उसको निकालना होगा इस फील्ड में। मेरा जो अनुभव है वकालत में, तो मैं इसी पे ज़्यादा जाऊंगी कि सबसे पहली बात है कि राजनीति का मुद्दा है तो महिलाओं का नो डाउट राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है। खासकर अधिवक्ता का अगर राजनीति में आ जाती है तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राजनीति का आत्मा है। हम कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो राजनीति में आ रही है तो सबसे बड़ी बात है कि वो छोटी छोटी अपनी राइट्स को बिना इग्नोर किए, कैसे कि हम लोग का नेचर है, हम लोग कोई भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो अब वो अपने राइट्स को तो इग्नोर करेगी ही नहीं। तो वो जब राजनीति में आएगी, चाहे वो सुषमा स्वराज जी हों, चाहे हमारी इंदिरा गांधी हो, चाहे अभी रिसेंट उमा भारती जी हो, रामलला का स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो हम अपने राइट के बारे में ना रिजिड होते हैं। तो इसलिए उनका राजनीति में आना राजनीति के लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात रहेगी। हम लोग के साथ राइट है तो हमारा ड्यूटी भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, तो हमको उस पर भी काम करना है, तभी हमारे आने वाला जनरेशन महिलाओं के लिए और अच्छा होगा। दूसरा बात है जो बोली हमारे राइट के लिए, मैडम ने बहुत बड़ी बात बोली। बहुत सारी महिलाएं आज भी है जिनको पता ही नहीं है कि उनकी राइट क्या है, तो उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अब वो हम जिस फील्ड में भी है हम पढ़ रहे हैं तो हमारी ड्यूटी है कि कम से कम हम आसपास के लोगों को उनकी राइट के बारे में उनका क्या मदद हो सकता है उसमें जाए। जैसे मैं कोर्ट में काम कर रही हूँ, अगर मेरे पास कोई महिला आती है, मैं शुरू में ये नहीं बोलती हूँ कि मैं फ़ीस नहीं लूँगी, लेकिन मैं उनका काम एकदम ऑनेस्टी के साथ करती हूँ। और डीएलए से ढालसा, हमारा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस एड है हमारे पास, उनको बताती हूँ कि ठीक है तुम्हारे पास फ़ीस नहीं है, तुम वहाँ जाओ, तुमको लीगल एड प्रोवाइड होगा। तो कम से कम अपना स्वार्थ को छोड़ते हुए भी अगर हम थोड़ा सा भी किसी के लिए सोच सकते हैं ना, तो वो भी एक्चुअल महिला दिवस का परिभाषा को पूरा कर सकता है। संवैधानिक रूप से जब भारत 1950 के बाद से हमें संवैधानिक बराबर का हक भी मिला, लेकिन हमारी बात यहाँ तक आती है कि हमारी भागीदारी क्या है। तो सबसे पहले बात है मैं बताना चाहती हूँ कि राजनीतिक भागीदारी का अर्थ मायने
में हम लोग क्या लेते हैं? सिर्फ मताधिकार, या हम अपनी कितनी सक्रियता भागीदारी दिखाते हैं, हमारी कितनी राजनीतिक परिवेश में कितनी चेतना जागी हुई है, कितनी राजनीतिक बातों को हम सुनते हैं, कितनी राजनीतिक गोष्ठियां हम अटेंड करते हैं। हम वो समय और दायरा पार कर चुके हैं कि नारी एक अबला है, वो सारी बातें अब बीत चुकी हैं। बात यहाँ तक नहीं है, हमें अधिकार भी मिले हैं, हमने वोट भी दिए हैं, उसके बाद भी हमारी जो अभी तक 33% की बात लेके चलते हैं, जो 96 से लटकी हुई थी, 27 साल के बाद में अभी 23 सितंबर को 2023 में जो पारित हुआ है दोनों सदनों से, ये बहुत बड़ी बात है। बातें कहना, बातें करना, और हम लोगों को हर चीज़ प्रदान, संविधान में हमारे पास क्या सुरक्षा नहीं है, लेकिन हमें अपनी जागरूकता करनी चाहिए। मैं किसी अभी राजनीतिक मुद्दा पे बात नहीं कर रही, मैं किसी की कोई बातों पे, सिर्फ महिलाओं की बात कर रही हैं। हमें सब कुछ दिया गया है, हमें संविधान में ऐसा नहीं है कि आपको यदि महिलाओं का बलात्कार होता है तो उसका कोई कानून नहीं है। हम सभी महिलाएं पेपर पढ़ते हैं, काम करते हैं, हंगामा करते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। उसको हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग मिलके उनको, यदि हम लोग में जागरूकता है तो हम लोग उनको पहुंचाएं। उनके जिनके साथ घटना हुआ है उन पे विषय पे चर्चा ना करके उनके परिवार जाएं, उनको मिले। उनको राजनीतिक मुद्दा अलग चीज़ें हैं, लेकिन हमारी भागीदारी क्या है? सिर्फ कहना और बातें करना। राजनीतिक भागीदारी सामाजिक, आर्थिक, सब तरह से। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो हर महिलाओं से आग्रह करती हूँ कि जिस महिला में जो कला है उस कला के साथ वो आत्मनिर्भर बने, चाहे वो प्रधानमंत्री की बेटी हो, प्रधानमंत्री की पत्नी हो, या किसी आईएएस और डीसी की बीवी हो, या मुख्यमंत्री की पत्नी हो। यदि आप बात करते हैं विधायक, एमपी, सांसद की, तो सीटें बढ़ी हैं, उसमें हमें और जागरूकता की ज़रूरत है। और हम 51%, 50% हैं, जहाँ तक पहले 900 पे 1000 होते थे, आज हम लोग महिलाओं का भी रेशियो बढ़ गया है। और जेंडर जो सारा कुछ हम लोगों ने बहुत बड़ी एक चुनौती पार कर दी है। और हादसा किसी भी राज्य, वर्ल्ड का किसी भी कोना, ऐसा कोई देश नहीं है और राज्य नहीं है कि जहां नहीं होता है। लेकिन कानून का डर जिस राज्य में नहीं होता है उसमें अनैतिकता ज़्यादा होती है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे साथ यदि ये घटना हो रही है तो हमको अपने आप को जागरूक करना है, और राजनीतिक सक्रियता के ही द्वारा बदला जा सकता है। आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी आज हमारे देश में लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की स्थिति अत्यंत ही शोचनीय है। निर्वाचन आयोग के एक निर्णय रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा में महिलाओं की स्थिति 10.5% और विधानसभाओं में मात्र 10% है। ये हमारी महिलाओं की बहुत ही दयनीय और शोचनीय स्थिति है। इसके लिए हमें चाहिए कि हमें महिलाओं को शिक्षित करना है ताकि वह स्वावलंबी बने और वो आत्मनिर्भर बने, ताकि एक महिला जब स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होती है तो एक परिवार को वो स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाती है। इतना ही नहीं, वो समाज भी आत्मनिर्भर और स्वावलंबी और शिक्षित होता है। जब तक हम लोग का शहरी और ग्रामीण इलाकों में जो महिलाओं की समानता जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए महिलाओं को चाहिए कि अपनी पढ़ाई पर, जैसे सर ने भी कहा कि मतलब शैक्षणिक बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है अपने अवेयरनेस के लिए, कि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे और अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए। जैसे हमारे आजकल देखती हूँ कि हम लोग को, जब मैं जाती हूँ वहाँ तो देखती हूँ कि कुछ महिलाएं को मन भी होता है राजनीतिक में आने का, लेकिन परिवार के कारण वो नहीं आती हैं, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये मानसिकता भी रहती है कि नहीं, राजनीतिक बहुत अच्छा नहीं है। तो ये तो खुद के ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे खड़ा रहना। कहीं भी, वैसे भी कहीं किसी भी फील्ड में चली जाइए तो ये परेशानी तो होती ही है। इसलिए आपको अपने अपने स्वाभिमान के साथ में डटकर खड़े रहना है और हमेशा महिलाओं के लिए आगे आकर के हर काम को करना है। और हम लोग की जो भागीदारी रहेगी 50% के लिए हम लोग पूरे हकदार हैं और कहीं भी कमी नहीं है। बस अवसर की ज़रूरत है कि उनको, महिलाओं को अवसर दिया जाए, वो कहीं भी पीछे नहीं रहेंगी। और अगर एक विधायक, पुरुष विधायक अगर बाहर निकल के काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके पीछे उनके घर में सारी महिलाओं का सपोर्ट है, तभी वो इतनी आगे आ रहे हैं। महिलाओं को भले आरक्षण मिल जाए, कुछ महिलाएं मुखिया बन जाएं, विधायक बन जाएं, फिर भी उस महिला का हस्तक्षेप कितना होगा?
उसके पीछे पुरुष का हस्तक्षेप कितना होगा। रबड़ी देवी इसकी बहुत अच्छी उदाहरण हमारे इतिहास में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, नहीं, मैं उदाहरण एक महिला के बारे में। लेकिन जब राबड़ी देवी ने वो पद लिया उसके बाद उनके चेंजेस देखिए। वो जब महिला आई थी तब वो एक भले ही कागजी मुख्यमंत्री थी, लेकिन बाद में उनका जो रिएक्ट आया वो एक्चुअली राबड़ी देवी थी। तो पावर का जो इम्पोर्टेंस है ये कभी महिलाओं को ना इतिहास में बताया ही नहीं गया। मैडम बोल रही थी कुछ, मैं सॉरी नाम भूल रही हूँ। तो इतिहास जो है एक्चुअली अगर हमें नहीं पता महिलाओं को ही अपने बारे में कि हम क्या हैं, हम कैसे महिलाएं बने, हमें कैसे घर की जिम्मेदारी अकेले मिल गई, हमारा इतिहास क्या है, हमारे काम की चोरी, हमारे वेतन की चोरी कहाँ होती है, कितने घरों में लड़कियों को कान छेदाना मना है। क्या तुम ये सब आईने के सामने खड़ी रहती हो, चलो पढ़ाई में। कितने घरों में पेरेंट्स बोलते हैं, कितने घरों में पेरेंट्स ये बोलते हैं कि लड़कियां तो शादी के बाद चलो काम सीखी जाएंगी, लड़कों को घर के काम सिखाओ। कितने घरों में बोलते हैं। हमें अपना इतिहास ही नहीं पता है कि एक्चुअली जो हम बड़े हो रहे हैं ना, इनबिल्ट हो रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, लड़कों की कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है एक्चुअली, समझिए। लड़कियों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जो घर है ना वो लड़कियों को लड़की बनाते हैं। भाई जायदाद बेटे को, इज्जत बेटी को, ये तो ठीक नहीं है ना, ये सोच बदलने की बहुत ज़रूरत है। तो ये जो आंकड़ा है जो 33% का, ये इसको ऐसे पाले ना अधिकार के रूप में थोड़ा इजी है, लेकिन एक्चुअल में पाने की लड़ाई अभी बहुत लंबी लड़नी होगी। और उसको लेकर के जो क्लास होना चाहिए वो हमारे टेक्स्ट बुक्स में नहीं है। वो जो पढ़ाई होनी चाहिए वो टेक्स्ट बुक्स में नहीं है। वो हम साक्षर तो बन रहे हैं, लेकिन शिक्षित वही महिला बन पा रही है जो झेल रही है, जो बाहर निकल रही है, जो दो तरफा लड़ाई लड़ रही है। उनको ये जो अलग से एक डिग्री मिल रही है जो वो दिखा नहीं पा रही है कहीं, वो डिग्री काम कर रहा है यहाँ। वो डिग्री काम नहीं कर रहा जो कॉलेजों में मिल रही है। आज मैं उन सभी पेरेंट्स को नमन करती हूँ जो जिनकी बेटी, बहू या पत्नी राजनीति में हैं। वो सच में बहुत खुले दिमाग के हैं, बहुत खुले सोच के हैं, जो जाने दिए अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को, अपनी बहन को। मैं अपने जैसे, इनके पिता कम्युनिस्ट थे, मेरे पिताजी भी कम्युनिस्ट थे, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। बट मैं फिर कहूँगी, साक्षर होना, शिक्षा लेना और संस्कार और सभ्यता में बहुत फ़र्क है। शिक्षा सब लेते हैं। मेरी माँ लेकिन बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि एक पढ़ी लिखी महिला से वो बहुत ज़्यादा अच्छा सोच रखती थी। मेरी सास पढ़ी लिखी नहीं थी, पर जो उन्होंने संस्कार दिया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और आज जहाँ पर खड़े किए कि मेरे पति मुझे आज बाहर जाने दिए, तो मैं उनको सलाम करती हूँ। ये बहुत पढ़े लिखे वाले लोगों में ये संस्कार और सभ्यता नहीं है। तो ज़रूरी है कि हम ऐसे संस्कार को डेवलप करें समाज में जहाँ महिलाओं की इज्जत हो, महिलाओं की भागीदारी हो, तब हमारे समाज का विकास होगा। सिर्फ नियम कानून, जैसा कि अभी वो बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी कि कानून तो हैं पर अमल क्यों नहीं होते। पता भी है पर अमल नहीं होता, क्योंकि यही थाना में चले जाइए, 4 वो पुरुष सत्तात्मक जो बैठा हुआ वहाँ कुर्सी पे 4 सवाल आपको ऐसा करेगा कि आप झेल नहीं पाएंगी। जितना बलात्कार में दर्द नहीं हुआ था उस सवालों से दर्द होगा और आप वापस घर को चली जाएंगी। तो हम फिर वही कहेंगे कि लेकिन उस पुरुष को कौन बनाया? उसके पीछे कहीं ना कहीं वही महिला है, माँ है, बहन है। मैं सलाम करती हूँ द्रौपदी मुर्मू को कि जिन्होंने बात रखा दलितों के शोषण के बारे में। तो उस जगह पे जा कर के भी अगर महिला ईमानदारी से काम करे, जैसे कि मैंने मैम से पूछा था कि आप उन राज्यों को बताएंगी जहाँ पे महिला आयोग है, मानवाधिकार भी है और वहाँ पे उनको न्याय मिल रहा है। तो बात इसका है कि अगर हमें हक अधिकार भी मिल जाता है तो हम उसका सदुपयोग करते हैं या नहीं। दूसरा, जहाँ तक आरक्षण की बात है, मैं कहना चाहूँगी कि 50% आरक्षण हम लोग पहले भी लाए थे। अब यहाँ पर चूंकि दल की बात नहीं करनी है तो नहीं करूँगी, लेकिन
आरक्षण उसमें भी निर्धारित होनी चाहिए। नहीं तो मैं फिर वही कहूँगी नेत्री की बात कि जहाँ पुरुष नहीं गए उनकी महिलाओं को भेज दिया जाएगा। तो जो स्थिति आज महिलाओं की है, जो यहाँ बैठ कर के महसूस कर सकती हैं, अभी उतनी स्थिति गिरी हुई नहीं है जितना दलित, पिछड़े, बिल्कुल आदिवासी और अल्पसंख्यक घर की महिलाओं की है। तो उनको तब आगे आने का मौका मिलेगा जब उनको महिला के अंदर भी आरक्षण ये सुनिश्चित हो कि उसमें महिलाओं के आरक्षण में इतना दलित, इतनी आदिवासी, इतनी अल्पसंख्यक और इतने पिछड़े महिलाओं को मिले, तब तो वो अपनी बात उठा पाएंगी। अगर नहीं आज द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति होती तो दलितों की बात कौन करता? उस पद से कोई किया था? इससे पहले बहुत लोग आए थे उस पद पर, लेकिन किसी ने कहा क्या आज तक हकीकत? तो वो दर्द वही सिर्फ जान सकता है जो उस दर्द को झेला है। हम इस बात को कहना चाहेंगे, हम सृष्टि के हम लोग दो पहिए हैं। मैं सोशल वर्कर हूँ, लेकिन अभी सौभाग्य दुर्भाग्य जो कह लें राजनीति में हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए राजनीति में। मैं महिला ही होके बहुत कुछ कर सकती हूँ कि ये सृष्टि के दो पहिए हैं। हम तुम दोनों आधे आधे मिलकर पूरे होंगे, आधी आधी एक कहानी मिलकर पूरी होगी। तो हम लोग दोनों बताइए, एक के बिना सृष्टि चलेगी क्या? और जहाँ ये कहने कि बच्चा पालना है, तो ईश्वर ने, हम संवेदनशील हैं, मेरे अंदर धीरता है, मेरे अंदर गंभीरता है, मुझे शायद ईश्वर ने वैसा ही चुना है कि मैं पाल सकती हूँ। तो ये काम मुझे ईश्वर ने सौंपा है और मैं पाल रही हूँ। तो इसमें ये अंतर नहीं है कि अरे मैं महिला हूँ तो बड़ी निरीह हूँ, अबला हूँ। ये अबला सबला नहीं, बराबर की दो भागीदारी है, दो भागीदारी बराबर की है। सृष्टि ने हम दोनों को बनाया है, एक के बिना हम अधूरे हैं। लेकिन तब पुरुष को क्या करना है, महिला को क्या करना है, ये तय होना चाहिए। और जहाँ तक ये बात है कि हम छोटे कपड़े पहन के और हम जीन्स पहन के और हम कुछ उधेड़ बुन वाले जैसे जो आजकल आते हैं कपड़े, वो सारे पहन के हम अगर लड़की लड़का बनने की कोशिश करेगी, वहीं गलती है, वहीं पे गलती है। लड़की ही बन के बहुत कुछ कर सकती है जो लड़का नहीं कर सकता है। तो संस्कार की बात आती है, वहाँ संस्कार की बात आती है। और शिक्षा के बिना कुछ नहीं होता है। वो चेतना तभी जागृत होती है जब हम शिक्षित होते हैं। लेकिन शिक्षित हम हो गए, उसके बाद हमें स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का भेद हमें जानना होगा। हम स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हम हो सकते हैं, लेकिन स्वच्छंद हम ऐसे हो जाएं कि सारे नियम, सारे कानून, सारे संस्कार हम भूल जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। तो मुझे स्वयं वैसा बनना होगा, क्योंकि हम नेता तो बनना चाह रहे हैं। हम राजनीति की बात करते हैं कि समान भागीदारी होनी चाहिए। 33% को कानूनी रूप अभी नहीं मिला है, पास नहीं हुआ है, वो ऐसे कह दिया गया है। लेकिन कोई पुरुष थोड़ी चाहता है कि कोई महिला आगे आए, कोई पुरुष नहीं चाहता है इस बात को। तो ये मिलना चाहिए और ये लेने के लिए हमारे में दम होनी चाहिए। एक महिला एक ऐसी होती है जो कि राज करना और राज भोगना बखूबी जानती है। दोनों परिस्थिति में, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, हर एक स्थिति में साथ देती है। इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं, चाहे वो आध्यात्मिक स्थिति में देखा जाए, वैदिक काल में देखा जाए, या तो फिर अभी आधुनिक युग में देखा जाए। हमारी जो महिलाएं हैं वो कंधों से कंधे मिला के चल रही हैं। 50% का आरक्षण दिया गया है, लेकिन 33 दिया गया है, लेकिन जब तक हम लोग आगे नहीं आएंगे शायद ये संभव नहीं है। हम लोग कहते तो हैं कि हम लोग को चाहिए, लेकिन कहावत है ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। ये सही बात है। उद्देश्य तो एक है, हम लोगों की मांगे तो एक है, लेकिन अलग अलग हैं। तो हम लोग शायद ये जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, शायद ये पूरा नहीं होगा और बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर एक उद्देश्य है तो हम लोग को एक ना एक दिन ये मांग अवश्य होगी, हम लोगों को दिया जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन इसके लिए हम लोगों को, जैसा कि आप लोगों ने ही कहा है, कि सबसे पहले तो हम लोग महिला लोग को सशक्त होना पड़ेगा, सामर्थ्य बनना होगा। और तीसरी बात यह है कि हम लोगों को स्वावलंबी भी बनना होगा। जब तक महिला स्वावलंबी नहीं बनती हैं तो सामर्थ्य और सशक्त ये दोनों चीज़ काम नहीं करेंगी।
अगर आप स्वावलंबी बनते हैं, आप अपने पैरों में खड़े होते हैं, कुछ रुपया कमाते हैं, तो आप सशक्त बन सकते हैं। मैं अपने पापा की बात बता रही हूँ, अभी हयात में है वो। जब मैं मैट्रिक पास की थी तो मेरे पापा ने कहा था, हम 5 भाई बहन हैं, सबको बैठा कर उन्होंने कहा था कि बेटा यहाँ से अब मैट्रिक पास कर अब तो कॉलेज जाओगी तुम, तो यहाँ से जो तुम्हारा ज़िंदगी एक नया मोड़ लेगा वहाँ का फैसला तुम्हारा खुद का होगा, ना कि हमारा होगा कि हम बोलेंगे कि तुम कहाँ पढ़ो, तुम्हारा पढ़ाई क्या होना चाहिए, तुम किस स्ट्रीम में जाना चाहती हो, कभी नहीं कहा गया हमें। तो वो उस दिन का है और ये आज का दिन है कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या पहनना है और मुझे क्या काम करना, ये मेरा खुद का डिसीजन है। दूसरा चीज़ ये कहना चाहूँगी कि झारखंड गवर्नमेंट में सिर्फ 11 विधायक है, महिला विधायक, तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। सिर्फ हम लोग नहीं, अभी मैम ने भी कहा था कि मुस्लिम नहीं, आपने मैम कहा था अभी कि ओबीसी एसटी और अब सबको ये सबको आना चाहिए, इसमें बिल्कुल आना चाहिए। हम मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के दिन ही याद किया जाता है और हमें सिर्फ वोट जिस दिन देना उस दिन हमें देखा जाता है कि हम वहाँ खड़े हैं। हमें कोई भी पार्टी आके हमें इंक्रेज नहीं करते हैं, हमें प्रोत्साहित नहीं करते कि आप लोग आइए, आगे आइए, आगे आके आप लोग भी इस फील्ड में आइए, कभी कोई नहीं कहता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, निखत क्या है, कैसी है, आवारा है, ये है वो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं काम करती हूँ और आज अल्लाह का इतना बड़ा देन है कि आज मुझे 10 लोग जानते, मेरे नाम से जानते हैं। पहले ये था कि मेरे पापा के, मेरे भाई के नाम से जानते थे, आज मेरे नाम से मुझे लोग जानते। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि निखत परवीन के नाम से लोग मुझे जान रहे हैं, ये मेरे लिए ज़्यादा बड़ी बात है। तो मैं इसके लिए यही कहना चाहूँगी कि बस आप लोग भी जिस तरह से फील्ड में आ गया है तो अपने अपने जो समाज के लोग उसके महिलाओं को खासकर और लड़कियों को थोड़ा सा बढ़ावा दीजिए। आप लोग भी, जब तक आप लोग पीठ नहीं थपथपाएंगे वो लोग आगे नहीं आएंगी। तो बहनों, आज हम सब यहाँ महिला दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए और अलग अलग क्षेत्रों से आप सबने अपने अपने जो अनुभव थे, राजनीतिक में जो हमारी भागीदारी होनी चाहिए थी, उन सब को लेकर के आपने जो अपनी बातें साझा की और मीडिया से भी आप क्या चाहती हैं ये सब आपने बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आगे भी हम इस तरह से मिलते रहें, एक मंच पर एकत्रित रहें। प्रभात खबर आपका हमेशा स्वागत करता है कि आप अपनी बातों को इस मंच पर रखें। आपका दिन शुभ हो और आप खूब तरक्की करें। महिला दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको प्रभात खबर परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।